हेलो दोस्तों। बैंकिंग में 19 बड़े बदलाव हुए हैं। उसमें से बहुत सारे बदलाव आपके निजी जीवन से संबंधित हैं। अगर आप इन्हें जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस जानकारी का फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे सब लोग किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। और बैंकिंग जो है किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ भी होती है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो बैंकिंग में सुधार होना है, और बैंकिंग में सुधार होगा तो लोग बैंक पे ट्रस्ट करेंगे और बैंकों की तरफ अपना जो सरप्लस फंड होता है उसको भेजेंगे। दोस्तों, ये प्रस्ताव तो जो है, जो बजट आया था हमारा 24-25 वाला, जो इस समय पे बजट चल रहा है, उस बजट में जो भी घोषणाएं होती हैं उन पर फिर बाद में रूल्स या लॉ लाए जाते हैं। तो इसके संकेत तो हमें वहां पर मिल चुके थे। अब दोस्तों, अगर बात करें कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, क्योंकि वो अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद वो रूल्स बने और लोकसभा में इसकी जो है डिस्कशन भी हो गई है, तो अब बहुत संभवतः बहुत जल्दी ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। इस वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप एक बैंकर हैं और जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो बैंकिंग अमेंडमेंट हुए हैं। तो बेसिकली एक बिल लाया गया जिसका नाम बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें जो है 19 बहुत बड़े जो अमेंडमेंट की बात की गई है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट हैं ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के पर्पज से लाए गए हैं, और इसकी पॉइंट वाइज समरी हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। आपके संबंधित रूल्स हैं, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग के बिना आप रह नहीं सकते। दोस्तों, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रूल जो है, एक्चुअली मैंने इनको इस तरह से ऑर्डर किया हुआ कि आम निजी ज़िंदगी में जो लोग बैंकिंग करते हैं उनको सबसे ज़्यादा जानकारी जो इम्पोर्टेंट है वो पहले आए, और फिर धीरे जो कोर बैंकर की जिम्मेदार जो जानकारी है वो बाद में आए। सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों, आप जब बैंक में जाते हैं और बैंक वाले उससे कहते हैं कि मेरे इस डिपॉजिट पर मेरे मरने के बाद, यानी मेरी डेथ के बाद कौन कौन हकदार होगा, तो आप 2-3 नाम बोल देते हैं। बैंक वाला तुरंत झल्ला के बोलता है केवल एक ही होगा। अब ये जो केवल एक ही होगा, क्योंकि आपने ये पहले से सुना है पीपीएफ में या गवर्नमेंट स्कीम में एक से ज़्यादा नॉमिनेशन पहले से होते आ रहे हैं। आप जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो पीएफ या ग्रेचुइटी होता है उसमें एक से ज़्यादा नॉमिनी लिख लेते हैं आप। लेकिन बैंकों के डिपॉजिट के लिए केवल एक ही नॉमिनी चल रहा था। अब कोविड के समय बहुत प्रॉब्लम आई थी। मान लिया किसी का एक नॉमिनी था और उसकी बेचारे की डेथ हो गई, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो नॉमिनेशन के बारे में आया हुआ है। और ये भी आपको जानकारी है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 45Z ए से लेकर आगे इसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी है नॉमिनेशन रूल की। तो इसमें जो है, अब जो डिपॉजिटर हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। जो भी डिपॉजिटर हैं वो अपने उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं अप टू 4, यानी 4 लोगों का नाम दे सकते हैं। और वो भी अकाउंट्स में भी, अगर बैंक से आपने लॉकर दिया हुआ है या कोई भी बैंक में सेफ कस्टडी में आपके कुछ सामान रखे हुए, उन सब के लिए 4 नॉमिनी तक आप रख सकते हैं। और इस नॉमिनेशन में एक खास बात आई है, इसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। एक शब्द है सक्सेसिवली और दूसरा है साइमल्टेनियसली। सक्सेसिव का मतलब होता है कि आपके बाद, उसके बाद, उसके बाद। अब जैसे मान लिया, सपोज कीजिए आपने 2 नॉमिनी रख दिए, तो एक आपने मान लिया आप मेल हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपने अपनी वाइफ को यहां पर एक नॉमिनी रख दिया। ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो जाए, तो अब इसका पैसा कौन लेगा? तो आपने क्या करा, नंबर 1 पे वाइफ को रख दिया, नंबर 2 पे बड़े बेटे को रख दिया, एल्डर सन को रख दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो भी फैमिली के लोग हैं तो उनका एक सीक्वेंस दे सकते हैं अप टू 4 लोगों को, 4 लोगों को। जैसे लॉकर का केस है, तो लॉकर में तो निश्चित रूप से, या कोई आइटम वहां बैंक में रखा, तो उसके लिए तो यही मेथड आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरा नॉमिनेशन कैसा है, उसमें साइमल्टेनियस, यानी उन 4 का राइट एक साथ आएगा। ऐसा आप परसेंटेज में दे देंगे,
इसको 20%, इसको 25%, इसको 5%, इसको 10%। जैसे पीपीएफ के खातों में, या आपका जो आपके गवर्नमेंट जॉब जब जहाँ पे भी जॉब करते हैं तो वहाँ नॉमिनी देते हैं, वहाँ चल जाता है सर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये था दोस्तों नॉमिनेशन से रिलेटेड रूल, जो आपके लिए सभी के लिए काम के। इसको जल्दी से इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। आगे के जो और अमेंडमेंट हुए हैं वो आमतौर पर आपकी निजी जिंदगी से उतने मायने नहीं रखते। अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि नया सेशन जो है इस समय शुरू हो चुका है, जो आपके एग्जाम जून जुलाई 2025 में होने हैं, जो हर 6 महीने में होते हैं। अगर आप उसकी सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जिससे आपको फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। साथ साथ में जो हमारा जेआईबी सीआईबी का कोर्स है उसके नए एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो बैच है इंटरैक्टिव लाइव जो बैच है, इंटरैक्टिव लाइव बैच में जेआईबी की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ एमसीक्यू और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। जो कोर्स 19,999 का है उसमें डिस्काउंट के बाद 4,999 किया था, लेकिन स्पेशल अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें आपको ये कोर्स 3,999 का मिल जाएगा। सीआईबी की बात करते हैं जहां पर एमसीक्यू, केस स्टडी और रिकॉर्डेड है, जिसमें एमसीक्यू और केस स्टडी सर के द्वारा डेवलप की गई है। और इसका जो 24,999 का कोर्स है उसमें 5,999 जो कि स्पेशल डिस्काउंट में आपको मिलने वाला है 4,999 का। और टीम जो है इंटरैक्टिव मोड में इस कोर्स को कराती है। इसके अलावा जेआईबी सीआईबी के अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स और प्रमोशनल एग्जाम की भी तैयारी होती है। तो बिना देरी करें इसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसकी क्लासेस का जो है बेनिफिट लीजिए। अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में रहते रहते एक अच्छा नॉलेज जरूर रखिए, क्योंकि नॉलेज जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत मायने रखती है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस लिंक को जरूर जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे रूल की ओर। दूसरा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करते, देखो यहां पर एक फर्क आपको समझना होगा। एक शब्द होता है डिपॉजिटर और दूसरा शब्द होता है इन्वेस्टर। डिपॉजिटर वो होता है जो बैंक में जमा करता है, इन्वेस्टर वो होता है जो शेयर मार्केट या बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है, जो कॉरपोरेट के काम आता है, जिससे कॉरपोरेट लोग अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए बात आया है, जो प्रोटेक्शन रूल आया है एसबीआई एक्ट में। अब एसबीआई एक्ट में क्या उन्होंने कहा कि जो भी अनक्लेम डिविडेंड हैं, मान लिया किसी ने 20 साल पहले एक शेयर लिया था, उसे पता नहीं, उसकी डेथ हो गई, बच्चों को पता नहीं, अब अनक्लेम्ड है वो डिविडेंड, अभी तक मांगा नहीं गया, तो इसके बारे में भी उनको बोला गया है एसबीआई एक्ट को कि भैया जैसा कंपनी एक्ट में प्रावधान है तो वहां पर करें। और ये सौजन्य से लिया गया लीगल बाइट्स लॉ एंड बियॉन्ड से। दोस्तों मैं अब जिस बदलाव की बात कर रहा हूं वो है जो कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर्स होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर्स पहले 8 साल के लिए मैक्सिमम रह पाते थे, उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। और ये जो है चेयरमैन के लिए लागू नहीं होगा। तो दोस्तों जो चेयरपर्सन होता है उसको छोड़ते हुए, चेयरपर्सन को छोड़ते हुए बाकी जितने भी आपके डायरेक्टर हैं वो अब 10 साल तक डायरेक्टरशिप में रह सकते हैं। और ये रूल्स आए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स के टेनोर यानी कि उनके कार्यकाल के लिए है। नेक्स्ट रूल कोर बैंकिंग का है। आरबीआई एक्ट में बदलाव किया गया, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग होती है, यानी जो भी रिपोर्टिंग संवैधानिक रूप से करनी पड़ती है बैंकों को, तो इसके लिए आया है कि जो भी सबमिटेड होती हैं रिपोर्ट, जो लास्ट डे को सबमिट होती हैं ऑफ ईच फोर्टनाइट इंस्टीड ऑफ अल्टरनेट फ्राइडे टू अलाइन विद द करंट प्रैक्टिसेस। तो अब इन्होंने बात करी है, जो अल्टरनेट फ्राइडे वाला सिस्टम था अब उसको सीधे सीधे फोर्टनाइट कर दिया है, यानी कि एक महीने में 2 बार। क्योंकि अल्टरनेट फ्राइडे में कभी किसी महीने में 5 फ्राइडे होती तो उससे दिक्कत आती थी, तो अब इसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दिया, महीने में 2 बार। और फोर्टनाइट की डेफिनेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे साफ साफ कर दी गई कि फर्स्ट डेट से लेके 15 डेट तक जो पहला वाला है वो फर्स्ट आपका हो जाएगा और दूसरा वाला 16 से लेके लास्ट तक का हो जाएगा। अब इसमें फ्राइडे की बात नहीं आ रही है, सीधे 1 से 15 और 16 से
30 या 31 या 28 या 29। अगली जो डेवलपमेंट हुई है वो ऑडिट एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से हुई है। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट किया गया है। अब बैंकों को डिस्क्रिशन दे दिया गया है, जो भी आपके ऑडिटर आते हैं बैंकों के, उनके रेमुनरेशन यानी उनको जो पेमेंट होती है वो प्रीवियसली जो है ये आरबीआई डिटरमाइन करता था, अब जो है बैंक अपने हिसाब से अपने ऑडिटर को पेमेंट कर सकते हैं। क्वार्टरली रिपोर्टिंग जो डेट्स हैं उनके लिए भी अब बदलाव कर दिए गए हैं बीआर एक्ट में, और वो जो है लास्ट फ्राइडे की जगह ईच क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर। तो अब वो लास्ट फ्राइडे ना करके सीधे सीधे लास्ट डे कर दिया। देखो पहले मैनुअल काम होता था, तो मैनुअल में रोजाना काम नहीं हो सकता था, तो एक फ्राइडे का दिन तय किया था, लोग सब उसमें लग जाते थे। अब जब ये हो गया है पूरा ऑनलाइन है, तो क्या है, आप दिन में 2 बार रिपोर्ट ले लो। तो अब उन्होंने सीधे सीधे क्या किया है, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, यानी क्वार्टर की रिपोर्ट अब लास्ट डे में ही जाएंगी। इसी तरह मंथली रिपोर्टिंग में भी बदलाव कर दिया है। इसमें भी क्या कर, लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, यानी कि अब लास्ट फ्राइडे का कोई भी चक्कर नहीं रहा। एसबीआई एक्ट के अंतर्गत जो भी अनक्लेम डिविडेंड है वो भी अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जो हमारा एक तो होता, देखिए आपने डीफ का नाम सुना होगा, डीफ का नाम, ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। यहां पर एक और फंड जो बना दिया गया है उसका नाम है आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जैसा कि हमने बात करी थी, आई से इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर हमने बताया था जो शेयर मार्केट बॉन्ड वगैरह में होते हैं उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1970 का और 1980 का, उसमें भी बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए, उसमें जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड हैं और शेयर्स हैं उनको बिल्कुल सिमिलर टू एसबीआई एक्ट के तहत लाया गया है। अगला जो बदलाव हुआ दोस्तों, एनहांस्ड कस्टमर कन्वीनियंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अब इसमें ऐसा किया गया है, जो भी डिपॉजिटर हैं या कस्टमर हैं उनके कामकाज के ऑपरेशन को ईज करने के लिए, मतलब उनका काम आसानी से और जल्दी हो जाए, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक तो सारा चीज़ की जल्दी हो, दूसरा इसमें अभी जो हमने पीछे बात की थी ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट पेनल्टीज। अब कई बार क्या होता है, किसी की क्या है, आरबीआई जो है इम्पोज करता है पेनल्टी, ठीक है, तो यहां पे उन्होंने कहा कि हायर पेनल्टी रेट फॉर डिफॉल्टिंग ऑन फोर्टनाइटली बैलेंस रिक्वायरमेंट। अब फोर्टनाइटली बैलेंस रिक्वायरमेंट जो सीआरआर एसएलआर जो मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो हायर पेनल्टी रेट। अब हायर पेनल्टी रेट क्या होगे, यानी डिफॉल्ट जो आपने किया है, जितने की पेनल्टी लगी, अगर वो भी आप देरी से जमा करें तो उसमें भी आरबीआई क्या है, अब आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, नहीं बैंक से चार्ज करेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है अलाइनमेंट विद इन्फ्लेशन को, बहुत सारे एक्टों की बात की गई है इसमें। एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड टू रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब जो हमारा ये महंगाई का, जो हमारा मुद्रास्फीति का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को रिफ्लेक्ट करने के लिए अब उन्होंने क्या है, एडजस्टमेंट की बात करी है फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड में। और क्या किया है इन्होंने, एंश्योरिंग रेलिवेंस और टू करंट इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि ये जो भी इन्फ्लेशन हो उसको इस तरह से वो किया जाए, जो भी इकोनॉमिक का करंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया जाए। नेक्स्ट बदलाव है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड। अब एक बात हमने देखी थी कि कहते हैं ना कि इंटरेस्ट माने ब्याज होता है, दूसरा इंटरेस्ट क्या होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है किसी के साथ आपका लगाव, कि मेरा इसके साथ इंटरेस्ट है। अब वो कॉर्पोरेट है, आपने किसी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये मानेंगे इसमें आपका लगाव है। तो ऐसे लोगों के लिए उनको लोन देने की बात जब आती थी, या उनको उसमें कंपनी में शामिल करने की बात होती थी, तो इसके कुछ अमाउंट निर्धारित किए गए थे पहले। 1967-65 में एक बार निर्धारित कर दिया गया था 5 लाख रुपए। इस 5 लाख को बढ़ा करके कर दिया गया 2 करोड़, यानी कि अगर आपका 2 करोड़ का कहीं पे लगाव है, 2 करोड़ के शेयर ले रखे हैं आपने, तब ये माना जाएगा कि आपका इसमें बहुत अच्छा हाथ है, तो उसके लिए रूल्स अलग बनेंगे। रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक रियलिटीज, तो जो भी 2 करोड़ के हिस्सेदार हैं या लगाव वाले लोग हैं उनके लिए फिर बात की गई। अगला बदलाव किया दोस्तों ऑडिटर रोल एंड इंडिपेंडेंस में।
एनहांसमेंट टू द रोल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द आरबीआई डिसीजन। तो जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि उनका रेम्यूनरेशन अब आरबीआई छोड़ के बैंक अपने आप तय करेंगे, तो उनको इंडिपेंडेंस दी गई है ऑडिटर्स को। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स, स्ट्रेंथन द सेफगार्ड्स फॉर डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट इंक्लूडिंग क्लियर रूल्स ऑन अनक्लेम्ड एसेट। जो भी डिपॉजिटर का कुछ पैसा रह जाता है तो उसके लिए क्या है, बहुत क्लियर रूल्स बनाने की बात की गई है। स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो बैंकों में क्या है कि अगर टाइम से रिपोर्ट करेंगे तो फ्रेमवर्क अच्छा काम करेगा। यूनिफाइड रिपोर्टिंग टाइमलाइंस फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंप्रूविंग इफिशियंसी अक्रॉस द सेक्टर, यानी कि जो भी है सारी रिपोर्टें टाइम से आ जाएं सारी, और इससे पूरे जो सेक्टर है उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है। और ये जो भी अमेंडमेंट किए गए इनसे क्या होता है, सिग्निफिकेंट ओवरहॉल है, मतलब गाड़ी की ओवरहॉलिंग करके सब ढांचे में परिवर्तन करके उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। एम्ड एट इन्हांसिंग गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का मतलब सुशासन अच्छा हो आपका। प्रोटेक्टिंग स्टेक होल्डर, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके जो स्टेक होल्डर के प्रोटेक्ट हों। एंड मॉडर्नाइजिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो ये 3 पर्पज खास हुए यहाँ पे। और ये जो सारी जानकारी थी इस वेबसाइट के थ्रू और जो हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती वहाँ से ली गई थी। तो दोस्तों ये हमने पूरी आपको जानकारी दी जो अभी बहुत लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।